नीचे इसका मीनिंग लिखो, लिखिए। इट मीन्स दैट, को समझाता हूं। हाँ सेकंड वाला, सेकंड वाला नहीं, यही फर्स्ट लॉ में। इट मीन्स दैट, हाँ इसका एक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं जिससे थोड़ा सिंपलर फॉर्म में इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। जिनको समझ नहीं आया वो समझ सकते हैं जिससे। गाइस लिखिए। इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट some external force is always needed, is always needed. It means that some external force is always needed to change the state, to change the of body, that is rest, that is rest and motion. मतलब सम फोर्स, और सम फोर्स भी नहीं गाइस, मोर अप्रोप्रिएटली आप कहेंगे सम एक्सटर्नल फोर्स, सम फोर्स नहीं, सम एक्सटर्नल फोर्स। आई मस्ट टेल यू, इंटरनल फोर्सेस भी होती हैं और उनसे ये काम नहीं होता है। एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो एक्सटर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एज ऑफ नाउ, क्योंकि तुम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ नहीं रहे हो। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये नहीं सिर्फ तुम फोर्स लिखो, हालांकि टीचर्स चेक कर देंगे, नाइन्थ में तुम्हारा बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन एक्चुअल बात ये कि आप हमेशा क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि किसी भी टाइप का अगर आपको स्टेट चेंज करना है किसी बॉडी में, स्टेट चेंज मतलब रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हो, मोशन से, और देखो, इट मीन्स दैट सम एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। कौन कौन सी? दैट इज रेस्ट और मोशन, और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। गाइस यहां पे टू और लगा लो, टू, ठीक है, और टू चेंज, इसका सिंपल सा मतलब है। ये स्टेटमेंट अपने आप में अपने सबसे सिंपलेस्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट में सिर्फ तुम इसका ये मतलब समझ सकते हो, इसको मैं और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता यार। ये ऑलमोस्ट सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। कोई भी बॉडी अगर अपनी रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट को मेंटेन रखेगी। कोई भी बॉडी अगर अपनी स्टेट ऑफ मोशन में है तो उस स्टेट ऑफ मोशन को भी, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसके स्टेट को चेंज करने का कंपेल हम ना करें, ठीक है ना। तुमने ये वही लैंग्वेज सुनी होगी, अनलेस अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ये सुनो। लेकिन एक बात और है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर। मैं तुमसे कह रहा हूं बॉडी विल रिमेन इन मोशन इन पर्टिकुलर, बॉडी रिमेन्स इन मोशन रहेगी मगर एक पर्टिकुलर दिशा में। अगर तुम्हें उस पर्टिकुलर मोशन को स्टॉप करना है या डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मैं दोनों के लिए क्या चाहिए? फोर्स। और अगर रेस्ट में है तब भी तुम्हें मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। इसी चीज को सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुम ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब यह है किसी ना किसी प्रकार की एक बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स, नॉट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जरूरत रहेगी जिससे कि तुम बॉडी का स्टेट चेंज कर सको। जैसे रेस्ट को चेंज कर पाओ, रेस्ट को कैसे चेंज करोगे? मोशन में लाके। मोशन कैसे चेंज करोगे? रेस्ट में लाके। या बॉडी जब एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही हो तो तुम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही चेंज कर दो। या सुनो, यही स्टेटमेंट है इसका। या सुनो, फाइन। सेकंड लॉ से डिफर है, इसी देखो गाइस इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाई? बिकॉज तुम ऐसा नहीं लग रहा है हम लोगों ने ये कुछ इनर्शिया के फॉर्म में पढ़ा था कि बॉडी की रेस्ट की स्टेट मेंटेन रहेगी, ये उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शिया। बॉडी की मोशन वाली स्टेट क्या रहेगी? सेल्फ मेंटेन रहेगी, ये प्रॉपर्टी क्या है? बॉडी अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखेगा, ये क्या है? इनर्शिया। ये इनर्शिया के टाइप्स नहीं है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ, क्या ये तीनों चीजों को ये लॉ स्टेट नहीं कर रही है? ये लॉ कह रही है तीनों स्टेट्स को बदलने के लिए यू नीड सम एक्सटर्नल, you cannot expect body to have a change in these states unless until you apply some external force। जब तक तुम कोई भी बाहरी बल नहीं लगाओगे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बॉडी की रेस्ट की स्टेट मोशन में आ जाए। मोशन की स्टेट
रेस्ट में चली जाए, सीधे चलने वाली बॉडी मुड़ जाए, तुम कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इन तीनों कामों के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ अ बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं बाहरी बल जो कह रहा हूं ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं फिर से तुमसे कह दूं, एक्सटर्नल फोर्स ही बोलोगे। सिर्फ फोर्स बोलोगे तो नहीं से काम चल जाएगा, लेकिन इंटरनल फोर्स ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। अगर मैं तुमसे कह दूं विद सम इंटरनल फोर्सेस, तो ये स्टेटमेंट गलत है थोड़ा, अगर आप ज्यादा टेक्निकल होना चाहें तो। ये सुनो, फाइन, कोई खास बात? उत्कर्ष मच्छर काट रहे हैं? लगाना है, सेवन नहीं करना इसका। दो लगा लो वहां पे, दो लगा लो, सही है, बेटर। हाँ हाँ, वो एक्सटर्नल फोर्स है। क्या होता है नहीं पता मुझे। गाइस ये कह रहे हैं इंटरनल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड तुम्हारे इस लेवल पर। मैं फालतू में टाइम बोलूंगा, वेस्ट होगा। अगर तुम्हें वाकई पूछना व्हाट इंटरनल फोर्स, तुम आ सकते हो बाद में पूछ सकते हो मुझसे। मैं क्लास में तुम्हारे लिए इंटरनल फोर्स एलेबोरेट नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी 11th वाले भी समझते हैं ना, तब भी उन्हें तकलीफ होती है। कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बट इट जस्ट नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले तुम इनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, वो सब चीज़ें बाद में देख लेंगे हम लोग। गाइस क्लियर? दिस इज फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स की पहली लॉ मैंने समझ ली, ठीक है ना, समझ ली। अभी भी कौन ऐसे इनको कंफ्यूजन है? अच्छा पक्का, चलो आद्या बताओ, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? हाँ हाँ, विद यूनिफॉर्म स्पीड। बस अभी तो बेटा आधा स्टेटमेंट हुआ है, पूरा कहाँ है? विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब समझा दो मुझे, इंग्लिश का स्टेटमेंट नहीं चाहिए मुझे, बस मतलब बताओ व्हाट डज इट मीन्स, क्या ये स्टेट करता है, बस इतना मतलब समझाओ मुझे। हम्म। यूनिफॉर्म स्पीड साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में ही रहेगी, कब तक? कब तक? भाई ये तो आपने बता दिया कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे मेंटेन रहेगी, मोशन में है तो मेंटेन में रहेगी, मोशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, कब तक? कब तक? यही तो न्यूटन्स का लॉ है। बाय मतलब समझा नहीं मैं। कब तक? कब तक? मुझे पता है आप लोग बता देंगे, ठीक है ना, मुझे पता है आप लोग बता देंगे, फाइन। मुझे पता है बता दोगे, हैं जाओ आप, पूछ लूंगा मैं, बेफिक्र रहो। हाँ, बता दूंगा, मुझे पता है जाओ। कब तक? जय सॉरी नारायण, कब तक? कब तक रेस्ट में, आधे बैठ जाओ। कब तक रेस्ट में रहेगी बॉडी? जब तक उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब बिल्कुल गलत बता रहे हो, बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ से होगा, पूछूंगा नहीं मैं तुमसे। संभवी बताएगी मुझे, संभवी। कब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी? ये कह रहा है बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कब तक? कब तक गाइस? शांत, बॉयज गर्ल्स शांत। कब तक? 2000 ईयर लेटर। ये सुनते नहीं यार हम लोग। 10,000 ईयर लेटर, फाइन। तो कब तक? कब तक क्या बॉडी रेस्ट में ही रहेगी? हाँ, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, अगर किसी बॉडी पे तुमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई तो वो बॉडी अपना स्टेट कभी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। कितने समय तक? कितना? इनफाइनाइट टाइम तक। अगर तुमने बाहरी बल नहीं लगाया, इफ यू नॉट कंपेयर दैट बॉडी बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, उस बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे बनी रहेगी, अगर वो बॉडी मोशन में है तो टाइम इनफाइनाइट तक वो किस में रहेगी? जब तक तुम उसे किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा रोकने की, चलाने की या डायरेक्शन चेंज करने के लिए कंपेयर नहीं करोगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग के समय पे भी दिया जाता है, जो अभी भी क्वाइट फेमस इज दैट, कि साइकिल की पैडलिंग करके अगर मैं छोड़ दूं, साइकिल की पैडलिंग करके अगर मैं छोड़ दूं, तो क्या साइकिल इनफाइनाइट टाइम तक मोशन में रहेगी? आंसर तो ना आता है। लेकिन न्यूटन्स की लॉ के अकॉर्डिंग तो ये बात सच है कि वो बॉडी टाइम इनफाइनाइट तक किसमें रहेगी? मोशन में। मतलब मैं एक बार पैडलिंग कर दूं, एग्जैक्टली
एग्जैक्टली, टाइम इनफाइनाइट तक वो बॉडी को मोशन में रहना चाहिए, लेकिन जैसा आप लोग कह रहे हैं कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स से एक्ट करती है, वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करती है, और वो हमारी साइकिल पे पैडलिंग करने के बाद वर्क करने लगती है, या पैडलिंग करते करते वर्क करती है, तो हमारी साइकिल थोड़े समय बाद अपने मोशन को छोड़ देती है, और वो धीरे किस में आती है, रेस्ट में आती है। फाइन। मैं तुमको एक चीज़ और बता दूं, तुम जब अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हो तब भी फ्रिक्शन की मदद से ही बदलते हो। सोचो साइकिल मोड़ते समय अगर रोड चिकनी हो जाए तो गिर पड़ोगे, यस सुनो। अगर टायर मोड़ते समय सपोज मैं टर्न ले रहा हूँ और वहां पे कंक्रीट ना रोड होके वहां पर एक दलदली मिट्टी है, सलसली, ठीक है ना, स्वयं नॉट स्वयं प्यार, स्वयं तो अलग चीज हो गई। अब तुम मोड़ो गाड़ी, तो वहां पे तो तुम मजे में चले जाओगे, यू विल स्लिप आउट, डेफिनेटली ना। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी तुम्हारा जरूरी है कि टायर जमीन के साथ अपना कांटेक्ट, उसके लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, फ्रिक्शन। स्पीड कम करने के लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, और अगर तुमको कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है तब भी तुम्हें क्या चाहिए। गाइस तुम आराम से यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और उनमें सड़कों पर बर्फ जम जाती है, और वो बर्फों पे वो स्नोफॉल वाला नहीं, हाँ, तो वहां से फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। सपोज करो कोई हाईवे पे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और वहां पर अचानक से बर्फ की एक लेयर होती है, और जब वो उस बर्फ की लेयर को देखते हैं तो अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना चाहते हैं। वाई? क्योंकि अगर तुम एक ऐसी लेयर पे आ गए जहां पे बर्फ बनी हुई है, तुम्हारी गाड़ी धीरे नहीं होगी, तुम गाड़ी को तेज नहीं कर पाओगे, तुम गाड़ी को मोड़ भी नहीं पाओगे, और तुम्हारी गाड़ी में तुमने ब्रेक मारा तो गाड़ी जो है वो उसके टायर तो रुक जाएंगे, लेकिन वो स्लिप होती चलती रहेगी। मैंने मल्टीपल टाइम्स ऐसे वीडियो देखे हैं, मैंने टीवी पे देखे हैं, डेफिनेटली वहां देखे हम लोगों ने। और इसके अलावा मैंने जब, अभी तो तुम लोग यहाँ पे हो, बाहर वाले रूम में जब पिछली बार 9th में पढ़ा है तो मैंने उन लोगों को वीडियो भी दिखाया था। और अभी तुम लोग की जनरेशन जो काफ़ी आगे निकल चुकी, तो मुझे वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग देख ही लोगे। फाइन। तो वहां पर सिचुएशन क्या है, वहां पर यही है कि फ्रिक्शन की खत्म हो गई, फ्रिक्शन बहुत लेस हो गई, टायर घूम रहा है, घूम रहा है, रुक गया तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने टायर तो रोक दिया, ब्रेक लगाने से तुम्हारे टायर घूमना बंद हो जाएगा, लेकिन गाड़ी चलना सही है, ये सुनो, ठीक है बोल। अच्छा ऐसा होता है कि तुम बहुत तेजी से दौड़ रहे हो तो तुम्हें रोकना अपने आप को कठिन होता है, क्यों, बॉडी इन रोश, डेफिनेट इनर्शिया ऑफ मोशन तो बॉडी में, और तुम्हें अपने आप को रोकने के लिए काफी ज्यादा फोर्स लगानी। हाँ बिल्कुल। अरे यार तुम लोग वाटर पार्क अभी गए होगे, बहुत से लोग, जितने लोग गए होंगे उन्होंने नोटिस करी होगी बात, उस स्लाइड से तुम उतर रहे हो तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। फाइन। अभी तुम ऐसी स्पीड में किसी को अगर मार दो तो उसके साथ बहुत बुरा हादसा हो सकता है, विच इज़ अ रियलिटी, अभी रिसेंटली हुआ है। हाँ, उस एक एक आदमी रिसेंटली मैंने वीडियो देखा, मुझे नहीं पता कहाँ का है, मैं इसकी जानकारी, ब्लू वर्ड गई है, उस पर्सन के यहाँ पे लगा था, वो हाँ लड़की होती है ना, जो भी है, वो उस स्लाइड से उतरते समय आप थोड़ा डीप जाते हैं तो वो आपको पकड़ के स्ट्रेट करने का काम करते हैं, जैसे तुम पानी के अंदर यूं सू सा ना चले जाओ, ठीक है ना, वरना तुम अंदर जाओगे भबड़ा जाओगे। तो वो वहां पे रहते हैं, वो तुमको पकड़ के और सीधा कर देते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। और ज्यादा लोग उसको चूज नहीं करते हैं, वहां पर टिकट अलग से शायद लगती है जहां तक मुझे पता है, जो भी होता है फुल पास में होती है वो, ठीक है ना। तो उसने, वो लेडीज आई होंगी, उसके शॉर्ट मतलब शायद एडी सर पे लगी थी उसकी, तो वो पर्सन शायद नीचे गया, हाँ हाँ, तो वही शायद हिट करी, हाँ तो वो तो मर गया था, उसके तो ब्लीडिंग हुई, उसको बाहर निकाला गया तो उसका खून निकल, तो वो तो ब्लीडिंग हो रही, सब निकल गया होगा, बच गया था वो, आई थिंक उसकी डेथ हो गई थी यार, डेथ हो गई थी ना। तो ये सब क्या है यार, वो जो इनर्शिया ऑफ मोशन है ना, उसको रोकने के लिए उससे, ठीक है ना, आप अजब बात हो गई, थोड़ी सी हॉन्टेड बात हो गई थोड़ी सी। हाँ गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है मोशन से, लेकिन फिर बता चुका हूं। इनका क्वेश्चन सुन लो, इन्होंने मुझसे ये कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी रबर से क्यों फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। आ, ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं करेगी, ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, इंसुलेटर तो सही है यार, ये देखो मोशन से कतई अलग बात हो गई, लेकिन तुम पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन बीच में पूछना, चलो बताता हूँ। इंसुलेटर्स जो होते हैं या कोई भी कंडक्टर जो होता है, आप जानते हैं कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए किसी भी सब्सटेंस में होने चाहिए चार्ज कैरियर्स, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तुमने, चलो। किसी भी चीज में अगर इलेक्ट्रिसिटी फोर्स तुम्हें फ्लो करानी है तो अंदर मौजूद होने चाहिए चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स तमाम टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर होते हैं, उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इस फ्री, तुम्हारे मेटल्स के अंदर ये भर भर के होते हैं। तुम अगर अपने बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे
तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होते हैं आयंस, आयंस जैसे H प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cu2 प्लस। तो ऐसे सोल्यूशन में ये कंडक्ट करते हैं, क्या चीज बोलते हैं, बोसॉन्स। अरे वो अलग चीज है यार, वो तो अलग चीज तुम कह रहे हो अभी तो, ये अभी आइंस की चल रही है, ठीक है ना। तो ये चार्ज कैरियर का काम करते हैं। जब तुम इंसुलेटर्स की बात करते हो ना, तो इंसुलेटर्स के ना अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज को कंडक्ट कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए उस चीज को जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा उसके अंदर होने चाहिए क्या, चार्ज कैरियर्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को पिकअप करके ट्रांसफर, ठीक है ना। चलो आगे लिखो गाइस, इतना कंप्लीट है क्या, चलो आगे लिखते हैं। सेकेंड लॉ। अभी सेकेंड लॉ से पहले मुझे मोमेंटम पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। गिव इट हेडिंग मोमेंटम, मोमेंटम, हेड डालो मोमेंटम। गाइस हाउ मेनी ऑफ यू नो मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम, हाउ मेनी ऑफ नो। अच्छा 4 लोग मोमेंटम जानते हैं, मौका दिया जाएगा अश्वनी को भी, जरा आर्यन बताओ, अभी देता हूँ। ये नहीं सुनना था मुझे, तुम बताओ युवराज सिंह, जिसको ये बोलना इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मेरे को नहीं सुनना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किसी को अगर सिर्फ इतना कहना है मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मैं सुनने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके अलावा कह सकते हो तो बताओ, ये तो मैं लिखा ही दूंगा। तुमको ऐसा लग रहा है तुमको मैं बेवकूफ बना दूंगा। देखो तुमने पूछा भैया मोमेंटम क्या होता है, मैंने कहा देखो ऐसा होता है पी इज इक्वल्स टू एम वी, और तुम आ हा क्या बात है, कितनी खुशी की बात है। ये तुमको कौन सा समझ में आ गया, ठीक है, तुमको ये कौन सा समझ में आ गया। मैं अच्छा तुमको कैसे पता मास इनटू वेलोसिटी, चलो क्या अब तुम कहोगे बहुत ऊंची लेवल की बात है, नहीं तुम समझ सकते हो यार, तुम समझ सकते हो बहुत आसानी से व्हाट इज मोमेंटम, ध्यान रखिएगा, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मोमेंटम। लेकिन हम भी खुश हो गए तो नाइन्थ में कि क्या बात है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम कहते हैं, वाह 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 वाह, ठीक है। क्या होता है कंजर्वेशन, ये बहुत दूर की बात है। ये 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 तो भारी भारी शब्द पूछा तुम मुझसे, ठीक है ना, बता दूंगा, ठीक है ना। चलो पहले मोमेंटम पढ़ते हैं। अच्छा चलो मैं भी वही बताता हूँ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। पहले तुम्हारा पोपट बनाता हूँ, ठीक है गाइस। मोमेंटम, सही है, ये तो समझदार लड़की बैठी है एक धीरे से, किसी को बता ही नहीं रही है। गाइस जो हम लोग मोमेंटम पढ़ रहे हैं, इसे एक शब्द और का कहा जाता है, लीनियर। क्या तुम लोग सबको जानते हो, तुम लोग बहुत से ज्यादा समझदार हो, ठीक है ना। डेफिनेट सी बात है, मोमेंटम और टाइप के भी होते हैं, जो तुम पढ़ने जा रहे हो वो उसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर, लीनियर। क्या बात है गाइस, चलिए लिखते हैं। नहीं गाइस ये सही है, दिस इज ट्रू, जब मजाक मोड़ तब बताता हूँ, अभी ये परफेक्ट बात है। मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। यार इसके अलावा भी एक मोमेंटम होता है, दैट्स कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। और मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लीनियर, तुम्हें कौन सा दूसरा पता है, लेकिन जान लो दूसरा भी होता, ठीक है ना। देखते हैं जरा, हम्म इट, आहा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा और मीनिंगफुल लिखाएंगे। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, द मोमेंटम ऑफ बॉडी, गाइस क्या लिखेंगे, द मोमेंटम ऑफ बॉडी मे बी डिफाइंड एज अ product of the mass of the body and the product of the mass of the body and its velocity of motion, उसकी velocity of motion, थोड़ा सा इस लिख देता हूं।
ठीक है। आप क्या करो, सेलेक्ट स्क्रीन से आउट चला गया यार। फाइन, दोबारा लिख देंगे हम लोग। ऐसा लग रहा है एक साल में 10 बार पढ़ लिया। लीनियर मोमेंटम। फाइन गाइस, ओके, गो अहेड। ये तो कुछ ऐसा लिख दिया, आगे सर लिखो। कैसे स्कोर कहते हैं गाइस मैथमेटिकली? क्या कहा आपने? नहीं नहीं, वही डेफिनेशन है मेरे पास, वो थोड़ी जगह स्पेस थोड़ी सी मैनेज नहीं होती, इसलिए मैंने इसको चेंज करा। वही चीज़ है, आप लोग ऐसा लिखिए मैथ। हाँ हाँ, मोशन के आगे लाइन चेंज करके। आपने मोशन लिख लिया, चेंज करी लाइन और लिखिए मैथमेटिकली। गाइस जब फिजिक्स में बोलता हूँ मैथमेटिकली, सीख लो तुम लोग, तो उसका मतलब होता है इसके बाद अब फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है ना। मैथमेटिकली मतलब तुमने जो स्टेटमेंट ऊपर दिया है ना, उसको अगर फॉर्मूला फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हाउ इट कैन बी डन, उसका मतलब ये होता है। तो इसको कभी भी आप उस टाइम में लिखिए, आप हमेशा एक सेकेंड लाइन चुनिए, मैथमेटिकली। क्या कहेंगे? P इज इक्वल्स टू एम बी। एक चीज़ और बता दूं, डिनोशन छोटा p होता है। डिनोशन कैसा होता है? स्मॉल p, ठीक है, एम वी। जहां पर m जो है ना वो मास ऑफ द बॉडी है, और v जो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, ठीक है। गुड है, आप आगे लिख सकते हैं। p जो है वो डिनोशन है। अब ये एक अगर मैं लाइन लिखना चाहूँ यहाँ पर, इट इज डिनोटेड बाय p, है ना, तो जरूरी नहीं ऐसा लिखना, ठीक है। मोमेंटम का डिनोशन वेयर p इज, लिख लिया यहाँ पर, लिखिए जरूर, p इज मोमेंटम ऑफ द बॉडी। लेकिन गाइज मतलब तो समझ नहीं आया, मतलब तो समझ नहीं आया। ये तो सिर्फ हमको ऐसा कह दिया मास इनटू, है ना, समझ जाएंगे देखिए। एंड m इज इक्वल्स टू, नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बेफिक्र रहिए। हाँ हाँ हाँ, मोमेंटम से। ये कह रहे हैं कोई मोमेंट अगर एक्सीडेंट होता तो मोमेंटम से होता है, चलो इस बार फिर से। नहीं नहीं, वो सही कह रहा है, जितना ज़्यादा आपका सीवियर एक्सीडेंट होगा उसमें डेफिनेटली जो बॉडी कोलाइड कर रही होंगी उनका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अभी सपोज करो तुम धीरे से चलते हुए आ रहे, किसी को ठोकर मार दो तो उसका एक्सीडेंट थोड़ा ना हो जाएगा। अभी तुम बाइक से आओ अच्छी खासी स्पीड में और फिर धक्का मारो, फिर सॉरी कहने का टाइम थोड़ा ना मिलेगा तुम्हें। अभी तुम आए, तुमने किसी को हल्का सा पुश करा और तुमने कहा एक्सक्यूज मी सॉरी, और उसने ठीक ओके इट्स फाइन जाओ। अभी तुम आकर गाड़ी से किसी को हिट करोगे, तुम थोड़ा एक्सक्यूज मी, वो कहेगा इट्स फाइन जाइए। तो वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, बॉडी का जितना मोमेंटम ज्यादा होगा एक्सीडेंट उतना ही सीरियस होगा। हेलो, सही है क्या? क्या बात है, आज तो मीनिंगफुल है हेलो यार, ठीक है ना। गाइस चलो समझते हैं, गाइस समझते हैं, समझते हैं क्या है ये। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, हाँ थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ बॉडी। देवेंश तुम साइड में बैठे हो इसलिए तुम्हारी तरफ नजर कम जा रही है। ये बच्चों दिख ही नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी, ये और ये तो बिल्कुल दिखता है। आप लोग तो समझा रहा हूँ, तो समझ रहे हैं ना आप लोग तो, फाइन। अब बताइए, अभी एग्जैक्टली समझ में आ जाए फिर, अभी मैंने कोशिश ही कहाँ करी, अभी तो थोड़ा सा थ्योरी दे रहा हूँ, उसको लिख लो। गाइस फर्स्टली मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। आगे लिखते हैं इसमें, ऐसी चीज लिखिएगा, लार्जर is the mass of the body larger is the mass of the body larger is its momentum। देखो फ्रेम में आ रहा है, आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं जा रहा है।
larger is its momentum. Fine guys, ऐसा कुछ लिख सकते हैं. नंबर 2 गाइस. गाइस ओके जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ. एक और दैट इज गाइस लिखिए. आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, मोमेंटम ऑफ बॉडी is directly proportional to the इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए मुझे. कितने लोग वो हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं जानते हैं? ओके काफी नंबर ऑफ पीपल्स. फाइन आगे आ जाओ फिर समझो. गाइस जिनको मतलब नहीं पता वो लोग देख लो जरा. देखिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझो. अगर कोई क्वांटिटी x है गाइस, ध्यान दीजिए. अगर कोई क्वांटिटी x है और मैं कह दूं ये जो x है ये a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये है. सही है. इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना बोल के सिर्फ बोलते हैं प्रोपोर्शनल. ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन. प्रोपोर्शनैलिटी साइन. इस मैं अगेन कहूं, इस सिंबल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल नहीं बोलते हैं. इट इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शन. अगर मैं तुमसे कहूं समथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसका मतलब कुछ ऐसा है. सपोज कर मैं तुमसे कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर आपसे कहा जाए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो इसका मतलब कुछ इसे मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है. अब अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप एक क्वांटिटी बनाएंगे जिसको आपने कहा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये तो रहा प्रोपोर्शनल, और जो चीज डायरेक्टली है ना वो इसके साथ सामने न्यूमरेटर में लिखो. जैसे तुमसे कहूं मैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो ये साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का. डायरेक्टली बात तुम इस चीज से बताओगे कि ये अगर न्यूमरेटर में तो यहां ये भी किसमें होगा. फाइन. अगर मैं कहूं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, तो ये रहा y, साइन यही रहेगा लेकिन इनवर्स में ये कहां पहुंच जाएगा. तो इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कहते हैं. दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब कोई चीज डायरेक्टली है तो सामने न्यूमरेटर में लिखी जाएगी, कोई चीज इनवर्सली है तो लिखी जाएगी. फाइन. पहले डायरेक्टली को थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं, बाद में इनवर्सली पे चलेंगे. तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है. इसका सीधा सा मतलब क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब यहां पर यह होता है कि अगर आपने किसी भी मोमेंट इन टाइम में इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी बढ़ाई, जैसे अगर मैं एक हुई वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो 110% एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज. गाइज अगर ये चीज ऐसे लिखी है तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, a पे. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंपल सा मीनिंग है, लेट मी मेक सम स्पेस. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि x इज डिपेंडेंट ऑन ए. देखो स्पेलिंग गलत तो लिख दी, डिपेंडेंट सही लिखा. अब अगर डायरेक्टली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है एज x इंक्रीजेस, सॉरी a इंक्रीजेस, x इज ऑल्सो. ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बराबर इंक्रीज होगा, इधर समझो. अगर ये डबल कर दिया जाए तो x भी क्या हो जाएगा. अगर इसको 3 टाइम्स कर दिया जाए तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स. इसको 4 टाइम्स कर दिया जाए ये भी कितना हो जाएगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बराबर हो जाएगा. इसका मतलब ये जितनी तब्दीली इसमें करोगे उतनी ही तब्दीली उधर वाले नंबर में भी आएगी. दिस समथिंग मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर आपने कहा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, इट समथिंग मींस कि x की जो एक वेरिएबल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब x लगाओ, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाओ, और फिर यहां पर तुम वो जो क्वांटिटी वो लिखोगे सामने न्यूमरेटर में. अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने x को चेंज करा तो a चेंज होगा, या a को चेंज करा तो x चेंज होगा. a को बढ़ाइए x बढ़ेगा, a को कम कर दीजिए x भी. a को मैंने हाफ करा, x भी कितना हो गया. x मेरा अगर 10 था और a मेरा अगर 50 था तो मैंने इसको 25 करा तो वो भी वहां पर 5 हो जाएगा. जो भी वैल्यूज हैं वो हाफ रिड्यूस हो जाएंगी. अग्री? आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे जरा, ठीक है ना.
आ गई कोई बॉयज जिनके नोट्स कंप्लीट हो इस बच्चे को दे दो। किसके साथ, कौन से स्कूल का, तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सूर्य। आपके साथ का कौन स्टूडेंट है यहाँ पर? बेटा ये लो खुद, अभी तो नहीं। तो अने नोट्स पूरे तुम्हारे? युवराज तुम्हारे नोट्स पूरे हैं? ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो। वेलकम।